बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे आजकल। तो हेड्स ऑफ इनकम में से हमने सैलरी इनकम पढ़ लिया, प्रॉपर्टी इनकम पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया और बिजनेस पे जो डिडक्शंस थी वो हमने पढ़ ली सारी। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन, जो कि हमारा पार्ट 5 है, हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो है ये सेक्शन 37 है। कैपिटल गेन बेसिकली होता क्या है? कैपिटल गेन जो है ये कैपिटल एसेट्स को सेल करने पे जो गेन होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। इसमें हमारा कोई भी कैपिटल एसेट जो 1 साल से ज़्यादा देर में गुजर जाता है, आपको पता है कि वो कैपिटल एसेट्स होता है। इसमें हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे कैपिटल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो उनमें जिस प्राइस पे हमने उसको ख़रीदा होता है और जिस प्राइस में हमने उसको बेचा होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो जो कैपिटल गेन है उस पे टैक्स जो चार्ज होता है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है कि पहले साल में रेट कुछ और होता है, अगर विद इन अ ईयर हमने बेचा तो और रेट है, विद इन 2 ईयर बेचा तो रेट, जैसे आजकल मैं प्रॉपर्टी का कहूँ तो 15% अगर विद इन अ ईयर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन 15% आएगा। फिर हर साल उसमें 2.5% कम होता जाएगा। 2.5% कम होने से आफ्टर 6 ईयर वो जो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सिक्योरिटीज़ का भी, कैपिटल सिक्योरिटीज़ का पहले साल और होगा रेट और फिर कम होके तो इसी तरह उसका भी कम होता जाएगा। तो ये हमारे शेड्यूल्स में दिया हुआ है, रेट्स दिए हुए हैं जो हम इधर जिक्र करेंगे। इस पे क्योंकि पहले हमारा लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने रिटर्न के अंदर जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल करके हमने इसके बारे में बता दिया कि किस तरह से आपने एसेट खरीदा, कितने का खरीदा, उसमें कितने में माइनस किया और बेचा और टोटल गेन कितना आया। फिर किस साल में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका इफेक्ट उस पर डाल के तो उस पर कितना आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ये हम इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं और थ्योरी भी थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन आज हम इसकी तफसीलन इसकी थ्योरी आपको जो लॉ है एज पर ऑर्डिनेंस उसको हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। तो हमारा जो हेड्स ऑफ इनकम 4th वन है जो कि कैपिटल गेन का है। तो इसमें इसका सब सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस ए गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट, यानी कि कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने पे जो गेन अराइज होता है बाई अ पर्सन। पर्सन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एओपी हो सकती है और कंपनी हो सकती है। ऑन अ टैक्स ईयर अदर देन द गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि कोई ऐसा गेन अगर वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से तो उसके अलावा अगर कोई गेन होगा, जैसे कि बात हो रही है कि अगर 6 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी लंबी है तो उस पर वो टैक्स नहीं है, तो अदर देन एग्जेम्प्ट, जो एग्जेम्प्ट है उनको निकाल के एज पर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो अगर तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, चार्जेबल टू टैक्स है, तो वो उस साल में कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका सब सेक्शन 1A है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सब सेक्शन 1, गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी situated in Pakistan to a person in the tax year shall be charged to tax under the head capital gain at the rate specified in division 8 part 1 of the first schedule, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले साल में 15% और हर साल 2.5% कम होता जाता है। ठीक है, तो अब जो बजट आया था 2024 का उसमें था कि अगर 2024 के बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी उसका जो है 15% कैपिटल गेन रहेगा। तो ये तो हमने उसमें शेड्यूल में भी पढ़ा था और मैं शेड्यूल में भी है और मैंने पहले बताया भी है। अगर सब सेक्शन 2 की बात करें, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 द गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन शैल कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला ए माइनस बी। ए वो कंसिडरेशन होगी जो कि हमें रिसीव हुई उसको डिस्पोजल करने में, और बी जो होगी उस एसेट की कॉस्ट होगी कि हमने किस कॉस्ट पे खरीदा। तो आज हमें जितनी अमाउंट मिल रही है तो उसमें से उसको माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमें जो है हमारा कैपिटल गेन मिल जाएगा। सब सेक्शन 4 क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग कंपोनेंट बी ऑफ द फार्मूला इन सब सेक्शन 2 नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, कि उस पर कोई अगर एक्सपेंडिचर आ रहा है तो वो कास्ट उसमें ऐड नहीं की जाएगी। जैसे कि सब सेक्शन ए में है, सब क्लास इसकी ए है, दैट इज
आर मे बी डिडक्टेड अंडर एन अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ के किसी और प्रोविजन में वो डिडक्शन हो चुकी है, या फिर दैट इज रेफर टू दिस सेक्शन 21 सेक्शन में उसको उसकी डिडक्शन मिल चुकी है, तो फिर हम इसमें नहीं देंगे। सब सेक्शन 5 है, इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट्स मीन हो सकता है प्रॉपर्टी आर एनी काइंड हेल्ड बाई अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड, कि कोई भी वो प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई और चीज़ जो कि बिजनेस के साथ वो रिलेट कर सकती है। हो सकता है कि बिजनेस में उसको अपना हम उससे बिजनेस भी अर्न कर रहे हों, लेकिन वो नीचे वाली आइटम्स कुछ बताई गई हैं क्लास ए में कि ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, जैसे कि एनी स्टॉक इन ट्रेड, जो कि हमने अभी बात की थी पिछले लेक्चर में। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है कि जो हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं, जो परचेजेस करती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, वो शामिल नहीं होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पज के लिए जो हमने रखा होता है इस साल के लिए, वो शामिल नहीं होगा। और एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच पर्सन इज इंटाइटल टू डेप्रीसिएशन डिडक्शन, और कोई ऐसी चीज़ जिस पे हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की है, जो कि हमने पिछले सेक्शन पढ़े थे, जैसे सेक्शन 22 में हमने डेप्रीसिएशन पढ़ी थी और सेक्शन 24 में हमने अमोर्टाइजेशन पढ़ी थी। तो वो कहता है जिन पे ये चीज़ें लागू होती हैं वो भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते। और फिर उसके बाद एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 38 हेल्ड पर्सनल यूज बाई द पर्सन आर एनी मेंबर फॉर द पर्सनस फैमिली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, कि वो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी हो जो उस पर डिपेंडेंट है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये आपने कैपिटल गेन की अब तफसील इसमें समझ ली है कि क्या कैपिटल गेन होता है और कैपिटल एसेट क्या होता है और किस तरह से इसमें से हम उसको माइनस करते हैं और टैक्सेबल कौन सा होता है। सब सेक्शन 6 है, द पर्सन अक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट being a share of the company, share deducted advance adjustable tax from the gross amount paid। तो अगर कोई एसेट अक्वायर करता है किसी कंपनी से और वो कंपनी जो है टैक्स एडजस्ट कर लेती है, आर पेएबल एज ए कंसिडरेशन फॉर द शेयर की कंसिडरेशन में पे करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज अर्लियर, कि वो पहले स्टेट बैंक में रजिस्टर्ड हो जाती है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड हो जाती है, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, के 10% पे वो एडजस्टेबल टैक्स लिया जाता है ऑफ द शेयर्स विच शैल बी पेड टू द कमिश्नर बाई वे ऑफ क्रेडिट टू द फेडरल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द पेमेंट। तो जो कमिश्नर को जब पेमेंट उसकी कंसिडरेशन देनी होती है उसके विद इन 15 डेज कमिश्नर को पे करना होता है। इसी तरह सब सेक्शन 7 है, नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68, जो कि हम पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 6, जो हमने सब सेक्शन 6 में बात की कि उसका एडजस्टेबल टैक्स जो है देना होगा, शेल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसकी वैल्यू किस तरह से लगाएंगे? जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 101A विदाउट डिडक्शन लाइबिलिटीज़, के डिडक्शन लाइबिलिटी के बगैर जो फेयर मार्केट वैल्यू अंडर सेक्शन 101 के बताई गई है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह सब सेक्शन 8 है, द कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन फॉर एक्वायरिंग द शेयर, के शेयर के लिए कोई पर्सन देता है कमिश्नर को एप्लीकेशन, एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज द कमिश्नर थिंक फिट अलाउ टू मेक द पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट अ रिड्यूस रेट। तो कमिश्नर उसको अप्रूव करेगा कि विदाउट डिडक्शन जो है ना उसको अलाउ कर दिया जाए, पे कर दिया जाए। अब सब सेक्शन 9 है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 162 एंट्री नंबर 15 फॉर द टेबल इन सेक्शन 182 क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 191 एंड सेक्शन 205 शेल मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई फॉर द टैक्स डिडक्शन एंड पेएबल अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो पेएबल होना है इन सेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हम करेंगे। सब सेक्शन 10 है, द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द कैपिटल एसेट, जो पर्सन डिस्पोज कर रहा है कैपिटल एसेट को, बीइंग अ शेयर ऑफ द कंपनी, के कंपनी के शेयर है वो, शेल फर्निश द कमिश्नर विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ डिस्पोजल। तो कंपनी के शेयर की सूरत में तो वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा
इस ट्रांजैक्शन के विद इन 30 डेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट इन द स्टेट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड कि जिस तरह से कमिश्नर के कहा गया है कि उस तरह कमिश्नर को अप्लाई करेगा अगर कोई कंपनी के शेयर डिस्पोज करना चाह रहा है। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर मे बाई अ नोटिस in writing require and said person to furnish a information document statement within the period less than 30 days as specified in notice। तो कमिश्नर जो है इन 30 डेज़ में उसको कहेगा कि आप कोई स्टेटमेंट इंक्वायरी या करना चाहेगा, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ये तो हो गया कैपिटल गेन ऑन एसेट्स। तो अब आ गया है कि अगर 37A सेक्शन है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जब सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसमें कैपिटल गेन को किस तरह से करना है। द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010 फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ अदर दैन द गेन दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जो कि एग्जेम्प्ट हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टैक्सेबल है उनके लिए ज़रूरी है। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 7 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें ये सारे टैक्स के रेट्स दिए गए हैं कि सिक्योरिटीज़ को जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, पहले साल में करेंगे कितनी है, दूसरे में करेंगे कितनी है, और तीसरे में, इस तरह से सारा वो डिस्पोजल आप बताएंगे। एक प्रोवाइजो दी गई है दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सेक्शन जो है बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे लागू नहीं होगा। एक और प्रोवाइजो है फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द डिस्पोजल ऑफ शेयर। डिस्पोजल ऑफ शेयर पे भी ये नहीं होगा। किसके? ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मेड अदरवाइज देन थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड विद नॉट सेटल्ड थ्रू द NCCPL के अलावा अगर करता है रजिस्टर्ड कंपनी अदर दैन द रजिस्टर्ड स्टॉक शेयर और उसके करता है तो उस पर भी लागू नहीं होगा। थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ड्यूरिंग द listing process except where the detail such disposal is furnished to a NCCPL for completion of capital gain and tax thereon under this section, तो इस पे भी ये लागू नहीं होगा। And the provision of section 37 shall apply on such disposal of share of a listed company or disposal of share through the initial public offering accordingly, और उन पे 37 के मुताबिक जैसे बताया गया है उस तरह से होगा। तो इसमें भी जो गेन होता है वो कैसे राइज होगा, उसमें भी ऐसे ही है कि जो आपने ये तरतीब दी हुई है कि फार्मूला है A-B के जो कंसिडरेशन आपने रिसीव की और जो आपने उस पर कॉस्ट लगाई उसको माइनस करेंगे तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल गेन की। द गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी बाय द पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। ये है A-B। ए इज़ द कंसिडरेशन जो आपने रिसीव की बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एंड बी होगा इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, जिस कॉस्ट पे आपने एक्वायर की और जिसमें डिस्पोज ऑफ की, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। अब अगर हम बात करें सब सेक्शन 2 की, द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शैल बी रेकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन वेदर बिफोर और आफ्टर द 30th डे ऑफ जून 20, यानी कि वो उससे चाहे पहले हो या बाद में हो, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि इसमें पीरियड के हिसाब से क्योंकि लगाना होता है तो फिर कितना पीरियड के लिए एक्वायर और की गई वो इससे स्क्रूटनी फाइलिंग अंडर द 30th डे ऑफ जून 10। और उसके अलावा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सिक्योरिटी मीन्स द शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटी क्या होती है? शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर हो सकती हैं, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन मुदारबा सर्टिफिकेट हो सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल हो सकता है, डीम्ड सिक्योरिटी हो सकती है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड फंड्स एंड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट हो सकती हैं, जिसको सिक्योरिटीज़ कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज़ क्या हैं? डेट सिक्योरिटीज़ मतलब जो डेट के बॉन्ड्स टाइप होते हैं उनको कहते हैं। फॉर द डेट सिक्योरिटी सच एज टर्म फिनांस सर्टिफिकेट हो सकते हैं, TFCs स्कूक सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, रजिस्टर्ड बॉन्ड हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर हो सकता है, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट हो सकते हैं, एंड ऑल काइंड्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द पाकिस्तानी और फॉरेन कंपनी फॉर कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन इन द पाकिस्तान, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसी तरह और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट डेट की सिक्योरिटीज़ हो सकती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, T बिल्स हो सकते हैं, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं,
म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ जो होंगी उसको हम कहेंगे हम सिक्योरिटीज़ या डेट बॉन्ड कहेंगे उनको। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स द फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट entered into by the member of Pakistan Mercantile Exchange whether are not settled by the physical delivery, तो वो भी उनकी भी रिमूवल हो सकती है। सब सेक्शन 3B है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी shall be considered as security if such company is a public company at the time of disposal of such share। तो उसको भी सिक्योरिटी कह सकते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर को, कि जब वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तब वो जो है पब्लिक कंपनी हो तो वो भी शामिल होगी। और इसी तरह नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस वेयर द पर्सन सस्टेन अ लॉस, हाँ ये प्रॉब्लम आ गई कि जब वो लॉस होता है तो फिर क्या करेगा, स्टेट एंड लॉस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन द टैक्स ईयर द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। तो इसका जो लॉस है वो दूसरे लॉस में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिक्योरिटीज़ में अगर किसी और सिक्योरिटीज़ में गेन हो रहा है और किसी सिक्योरिटी में लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ही इसको सेटल किया जाएगा, जो कि चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर दिस सेक्शन, एंड नो लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसका लॉस जो है सब्सिक्वेंट ईयर अगले साल के लिए वो उसको नहीं लाया जाएगा। इसकी एक प्रोवाइजो भी है, provided that so much the loss sustained on disposal of security in the tax year 2019-2029 में अगर और onward that has not been set off against the gain of the persons from disposal of securities chargeable under this section shall be carried forward to the following tax year and set off only against the gain of the persons from the disposal of security chargeable to tax under this section, but no such loss shall be carried forward more than 3 years immediately succeeding that tax year which is loss was first computed। तो एक प्रोवाइजो है जिसमें ये कहा गया है कि अगर इसको जो लॉस आया है ईयर 2019 का और उसके ऑनवर्ड, तो उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर लिया जा सकता है, लेकिन 3 साल तक। लेकिन वो सेट ऑफ जो होगा वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट प्रॉफिट में ही सेट ऑफ होगा। वो इसमें जैसे कि हमने स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट बिजनेस में भी पीछे पढ़ा था कि वो जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का है वो दूसरे बिजनेस के अगेंस्ट जो है उसका लॉस जो है सेट ऑफ नहीं होगा। इसी तरह जो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो भी लॉस जो है वो सिर्फ सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट प्रॉफिट में सेट ऑफ होगा और 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 2019 के बाद। टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बोर्ड में प्रिस्क्राइब द रूल, तो इसके बोर्ड में रूल्स होंगे उसके मुताबिक ये किया जा सकता है। सेक्शन 38 है डिडक्शन ऑफ लॉस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का जो उसके लॉसेस हैं उनके किस तरह से डिडक्शन की जाएगी, जो कैपिटल गेन्स में आपको अगर लॉस होता है तो उसका सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस in computing the amount of person chargeable to tax under the capital gain head for a tax year a deduction shall be allowed for any loss on the disposal of capital asset by the person in the year। तो उसमें जिसको भी लॉस होगा तो वो इसको डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स पे जो उसको लॉस होगा वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। नो शैल बी डिडक्टेड, तो नो लॉस शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट वेयर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सच एसेट वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो जहां उसका गेन चार्जेबल टू टैक्स है नहीं है कि मतलब एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया और उस पर गेन आया तो वो गेन जो है टैक्सेबल नहीं है, तो देन उसका लॉस जो है वो भी डिडक्टिबल नहीं होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वही जैसे कि एग्जाम्प्ट इनकम के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो इसी तरह अगर कोई डिडक्शन है एग्जाम्प्ट इनकम के अगेंस्ट तो वो डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी। लॉस अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय द पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मिंग फार्मूला। यही फार्मूला चल रहा है कि ए माइनस बी के ए जो कास्ट ऑफ एसेट होगी, क्योंकि अब लॉस में बिक रहा है तो बी कम होगा ना, तो इसलिए वो इसका निकल आएगा कंसिडरेशन जो बी इज़ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, यानी कि ए कॉस्ट है, बी क्योंकि लॉस में है तो इसलिए कम है, ए माइनस बी है। या फिर आप अगर उसको कंसिडरेशन कहना चाहते हैं तो इसको कॉस्ट कहना चाहते हैं तो वो माइनस में ज़ाहिर आ जाएगा, तो वो जो हैगा वो लॉस होगा।
इन द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, आ गया बी में, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 37 शेल अप्लाई इन डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ए ऑफ द फार्मूला इन सब सेक्शन 3 में डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब आगे आ गई है एक चीज़, सब सेक्शन 5 है कि नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। अगर फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स में किसी में लॉस होता है तो वो एडजस्टेबल नहीं है, उसको डिडक्शन नहीं अलाउ। उसकी क्या वजह है इसमें, क्योंकि यूनिक चीज़ें हैं जैसे कि पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स हैं, ड्राइंग्स हैं एंड अदर आर्ट वर्क है, वो किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी बहुत कीमत दे सकता है, लेकिन किसी के लिए उसका वो समझता है कि ये ज़्यादा महंगी मेरे लिए ज़रूरतमंद नहीं है, तो इसलिए इस पे ज्वेलरी हो सकती है, इस पे भी नहीं दे सकता। और फिर उसके अलावा ए रेयर मैन्युस्क्रिप्ट फोलियो और बुक्स हो सकता है। इसी तरह पोस्टेज स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर के लिए कोई पोस्टेज स्टैम्प्स की हैं तो पहले दिन में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो नहीं। कॉइन और मेडलाइंस अगर कोई हैं, या एंटीक्स या कोई एंटीक्स हो सकते हैं, तो इन पे डिस्पोजल पे टैक्स नहीं होगा। तो ये था हमारा आज तक का कैपिटल गेन पे। तो ये एक हेड ऑफ इनकम है जो 4th नंबर पे हमारा आता है, जिसका हमारा पहले भी लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन आज मैंने ला भी उसमें पढ़ दिया। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी सीखें आपके साथ साथ, तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।